अगर ब्रह्मांड एक किताब है तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उसका अब तक का सबसे शक्तिशाली पन्ना खोलने वाला यंत्र है। एक ऐसा दूरबीन जो सिर्फ तारों को नहीं देखती बल्कि समय के पीछे झांकती है। अरबों साल पुरानी रोशनी को पकड़कर ये हमें उस दौर की झलक दिखाती है जब ब्रह्मांड ने अभी अभी जन्म लिया था। कल्पना कीजिए, हम आसमान की ओर देखते हैं, लेकिन जो हम देख रहे होते हैं वह वर्तमान नहीं बल्कि अतीत होता है। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इंसान उस अतीत को पहले से कहीं ज्यादा साफ और गहराई से देख पा रहा है। यह सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, यह एक टाइम मशीन है जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों तक ले जाती है, जहां पहले तारे जले, पहली आकाश गंगाएं बनी और शायद जीवन की पहली संभावनाएं जन्मी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कैसे नासा, ईएसए और सीएसए के सहयोग से बना यह अद्भुत यंत्र इंसानियत की सबसे बड़ी खोजों का दरवाजा खोल रहा है। तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको ले जाएगी समय के उस पार जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जब हम ब्रह्मांडीय विकास को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, पुरानी दूरबीनें हमें पूरी कहानी नहीं दिखा पा रही थीं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें ब्रह्मांड की शानदार तस्वीरें दी, लेकिन उसकी एक बड़ी सीमा थी। वह मुख्य रूप से विजिबल लाइट, दिखने वाली रोशनी में काम करता था। समस्या यह है कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी जो अरबों साल पहले निकली थी, आज हम तक पहुंचते पहुंचते रेड शिफ्ट की वजह से इंफ्रारेड, अवरक्त में बदल चुकी है। यही वह जगह है जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जरूरत पड़ी। JWST को खास तौर पर इंफ्रारेड में देखने के लिए बनाया गया है ताकि वह उन शुरुआती आकाश गंगाओं को देख सके जो ब्रह्मांड के जन्म के कुछ समय बाद बनी थीं। आसान भाषा में कहें तो यह हमें ब्रह्मांड का बचपन दिखाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में बहुत सी जगहें धूल और गैस से ढकी होती हैं जहां नए तारे और ग्रह बनते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन बादलों के पार भी देख सकता है, जिससे हमें स्टार फॉर्मेशन की असली प्रक्रिया समझ में आती है। अगर हम हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो यह खगोल विज्ञान के इतिहास का एक क्रांतिकारी उपकरण रहा है, लेकिन हर महान तकनीक की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं थीं, और इन्हीं सीमाओं ने आगे चलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आवश्यकता को जन्म दिया। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी थी इसकी ऑब्जर्वेशनल रेंज। हबल मुख्य रूप से विजिबल लाइट और थोड़े बहुत अल्ट्रावायलेट तथा नियर इंफ्रारेड में काम करता है, लेकिन समस्या यह है कि ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी रेड शिफ्ट के कारण खींचकर गहरे इंफ्रारेड में चली जाती है, जहां हबल इफेक्टिवली देख ही नहीं पाता। यानी हम ब्रह्मांड के शुरुआती अध्याय को पूरी तरह पढ़ ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बड़ी सीमा थी कॉस्मिक डस्ट, अंतरिक्षीय धूल। अंतरिक्ष में बहुत से क्षेत्र जहां नए तारे और ग्रह बनते हैं, धूल और गैस के घने बादलों से ढके होते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप इन बादलों के पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, जिससे स्टार फॉर्मेशन की कई प्रक्रियाएं हमसे छिपी रह जाती हैं। तीसरा पहलू है एक्सोप्लैनेट स्टडी। हबल कुछ हद तक बाहरी ग्रहों का अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता इतनी नहीं है कि वह उनके वायुमंडल का डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस कर सके। यानी जीवन के संकेत खोजने में उसकी क्षमता सीमित थी। इसके अलावा हबल का मिरर साइज लगभग 2.4 मीटर भी एक सीमा है। छोटे दर्पण का मतलब है कम लाइट गैदरिंग पावर, और जितनी कम रोशनी इकट्ठा होगी उतनी ही दूर और धुंधली वस्तुओं को देखना मुश्किल हो जाएगा। इसकी ऑर्बिटल पोजीशन, हबल पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब ऑर्बिट में है। इससे उसे पृथ्वी की रोशनी, ताप और अन्य इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है, जो कुछ ऑब्जर्वेशंस को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं सभी कारणों से वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि अगर हमें ब्रह्मांडीय विकास को गहराई से समझना है तो एक नई पीढ़ी की दूरबीन की जरूरत है जो ज्यादा संवेदनशील हो। अवरक्त विकिरण वह रोशनी है जिसकी वेवलेंथ
तरंग दैर्घ्य विजिबल लाइट से लंबी होती है। यही कारण है कि हम इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे धूप की गर्मी उदाहरण, जब आप धूप में खड़े होते हो और गर्मी महसूस करते हो या रिमोट से टीवी चलता है, वहां इंफ्रारेड काम कर रहा होता है। स्पेस में इसका काम क्यों जरूरी है? यहीं पर मजा आता है। पुरानी रोशनी को देखने के लिए ब्रह्मांड की बहुत पुरानी रोशनी रेडशिफ्ट की वजह से खिंचकर इंफ्रारेड बन जाती है। मतलब अगर हमें बहुत पुराना ब्रह्मांड देखना है तो इंफ्रारेड में देखना पड़ेगा। धूल के पार देखने के लिए अंतरिक्ष में गैस और धूल बहुत होती है, विजिबल लाइट वहां फंस जाती है। लेकिन इंफ्रारेड उस धूल को पार कर सकती है। ठंडी चीजों को देखने के लिए ठंडी ऑब्जेक्ट्स जैसे नए बनते ग्रह, नेब्यूला आदि विजिबल लाइट में नहीं चमकते लेकिन इंफ्रारेड में क्लियरली दिखते हैं। 24 दिसंबर 2021 क्रिसमस का दिन था। पूरी दुनिया त्योहार मना रही थी लेकिन स्पेस साइंस की दुनिया में सबकी नजर एक ही चीज पर टिकी थी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग। लोकेशन था गियाना स्पेस सेंटर, एकदम सटीक जगह जहां से रॉकेट को इक्वेटर के पास से लॉन्च किया जाता है ताकि उसे एक्स्ट्रा स्पीड मिल सके। रॉकेट था एरियान 5, बहुत रिलायबल, लेकिन इस बार जिम्मेदारी अलग लेवल की थी क्योंकि इसमें बैठा था इंसानियत का अब तक का सबसे एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। हर साइंटिस्ट की धड़कन तेज, सालों की मेहनत, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और एक ही चांस, क्योंकि इसे स्पेस में रिपेयर करना पॉसिबल नहीं था। 3, 2, 1 और इग्निशन। रॉकेट धीरे धीरे उठता है, फिर तेजी से आसमान चीरता हुआ ऊपर जाता है। कुछ ही मिनटों में वह एटमॉस्फेयर को पार कर लेता है। लगभग 27 मिनट बाद सबसे क्रिटिकल मोमेंट, JWST रॉकेट से अलग हो जाता है और उसी समय उसके सोलर पैनल्स खुल जाते हैं। मतलब अब वो खुद से एनर्जी ले सकता है। पहला स्टेप सफल, लेकिन असली टेरर फेज अभी शुरू हुआ था। अगले 2 हफ्तों में करीब 300 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स को परफेक्टली डिप्लॉय होना था। सनशील्ड खुलना, मिरर अनफोल्ड होना। अगर इनमें से एक भी स्टेप फेल होता तो मिशन खत्म। धीरे धीरे हर दिन एक नया स्टेप कंप्लीट होता गया। सनशील्ड टेनिस कोर्ट जितना बड़ा फुली डिप्लॉय हुआ। मिरर्स अनफोल्ड होकर परफेक्टली अलाइन हुए टेलीस्कोप ने अपनी फाइनल पोजीशन लग्रेंज पॉइंट L2 की तरफ जर्नी पूरी की और फिर कुछ हफ्तों बाद पहली इमेजेस आईं। इतनी क्लियर, इतनी डीप कि साइंटिस्ट्स भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। लग्रेंज पॉइंट L2 को बहुत आसान भाषा में समझो तो यह अंतरिक्ष में एक ऐसी परफेक्ट जगह है जहां कोई स्पेसक्राफ्ट बिना ज्यादा मेहनत के स्टेबल रह सकता है। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज की ऑपोजिट साइड में होता है। यहां पर सन और अर्थ की ग्रेविटी ऐसे बैलेंस बनाती है कि स्पेसक्राफ्ट को बार बार अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए ज्यादा फ्यूल नहीं लगाना पड़ता। इसी वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यहां रखा गया है, क्योंकि उसे बहुत स्टेबल और ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इस पोजीशन पर सन, अर्थ और मून लगभग एक ही दिशा में रहते हैं, जिससे टेलीस्कोप का सन शील्ड इन सब की गर्मी और रोशनी को ब्लॉक कर सकता है और JWST आराम से डीप स्पेस को ऑब्जर्व कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये क्या कमाल की चीज है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अक्सर हबल स्पेस टेलीस्कोप का अगला और अधिक उन्नत रूप माना जाता है। इसका मुख्य फोकस इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर है, इसलिए यह स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का भी उत्तराधिकारी है। लेकिन वेब की क्षमता इन दोनों से कहीं आगे है। यह ज्यादा दूर, ज्यादा पुराने और बेहद हल्के DIM तारों और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम है। इंफ्रारेड में ऑब्जर्वेशन करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव के कारण दूर की वस्तुओं की रोशनी रेड शिफ्ट होकर इंफ्रारेड में बदल जाती है। साथ ही यह तरंग दैर्घ्य धूल और गैस के घने बादलों को बेहतर तरीके से पार कर सकता है, जिससे उन क्षेत्रों को भी देखा जा सकता है जो सामान्य रोशनी में छिपे रहते हैं।
पृथ्वी से इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन करना काफी सीमित होता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की रोशनी को बड़े पैमाने पर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा खुद वायुमंडल भी इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ता है जो असली सिग्नल को दबा देता है। यही वजह है कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस के लिए स्पेस टेलीस्कोप कहीं ज्यादा प्रभावी साबित होता है। जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है वो रेड लाइट दिखाई देता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आकार और क्षमता दोनों में एक बड़ा कदम है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसका कुल वजन हबल स्पेस टेलीस्कोप से लगभग आधा ही है। इसके बावजूद इसकी ताकत कहीं ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका विशाल मिरर सिस्टम। JWST का प्राइमरी मिरर लगभग 6.5 मीटर चौड़ा है जो 18 हेक्सागोनल टुकड़ों से मिलकर बना है। यह बेरिलियम से बना है और इसके ऊपर सोने, गोल्ड की बेहद पतली कोटिंग की गई है ताकि यह इंफ्रारेड लाइट को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। कुल मिलाकर इसका इफेक्टिव लाइट कलेक्टिंग एरिया करीब 25.4 मेगाधार है, जो हबल के 4.0 म्यार के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा है। आसान शब्दों में, वेब बहुत ज्यादा लाइट पकड़ सकता है, इसलिए यह ज्यादा दूर और ज्यादा फेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाता है। यह टेलीस्कोप खास तौर पर नियर इंफ्रारेड में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से यह रेड और ऑरेंज विजिबल लाइट के साथ साथ मिड इंफ्रारेड रीजन को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है कि यह हबल के मुकाबले लगभग 100 गुना कमजोर फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। सबसे खास बात, यह हमें ब्रह्मांड के बहुत शुरुआती समय तक ले जा सकता है। रेडशिफ्ट के कारण बहुत दूर की आकाशगंगाएं इंफ्रारेड में दिखाई देती हैं और JWST उन्हें डिटेक्ट कर सकता है, यहां तक कि बिग बैंग के कुछ ही करोड़ साल बाद बने शुरुआती स्ट्रक्चर्स तक। इसका डिजाइन इंफ्रारेड पर इतना जोर क्यों देता है? इसके पीछे कुछ साफ कारण हैं। बहुत दूर और प्राचीन ऑब्जेक्ट्स की रोशनी रेडशिफ्ट होकर इंफ्रारेड में चली जाती है। इंफ्रारेड लाइट धूल के बादलों को आसानी से पार कर लेती है और ठंडी चीजें जैसे प्लैनेट्स या डेब्रिस डिस्क्स अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से इंफ्रारेड में ही एमिट करती हैं। साथ ही पृथ्वी से या पुराने टेलीस्कोप्स जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन इंफ्रारेड बैंड्स को ठीक से ऑब्जर्व करना मुश्किल था। इसलिए JWST को खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया। पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें हमारी ही एटमॉस्फेयर के पार देखकर ऑब्जर्वेशन करना होता है, लेकिन यह एटमॉस्फेयर कई इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए लगभग ओपेक, अपारदर्शी है, यानी उन तरंगों को गुजरने ही नहीं देता। और जहां थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होती भी है, वहां दिक्कत यह है कि पानी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस खुद हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जो वही सिग्नल्स अब्जॉर्ब या डिस्टर्ब कर देते हैं जिन्हें हम स्पेस में ढूंढ रहे होते हैं। इसी वजह से इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस में जाना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहां भी एक लिमिटेशन थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे पुराने टेलीस्कोप्स खुद इतने ठंडे नहीं होते थे। हबल का मिरर लगभग 15 डिग्री सी पर रहता है और इस टेम्परेचर पर टेलीस्कोप खुद ही इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने लगता है, यानी जिस सिग्नल को पकड़ना है वही टेलीस्कोप खुद पैदा करने लगता है और ऑब्जर्वेशन डिस्टर्ब हो जाता है। यहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गेम चेंजर बनता है। इसे बेहद ठंडे एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि यह खुद इंफ्रारेड रेडिएशन न छोड़े और बहुत ही फेंट सिग्नल्स को साफ साफ डिटेक्ट कर सके। WST सिर्फ दूर की गैलेक्सीज ही नहीं बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व कर सकता है। बस शर्त यह है कि वे सन से लगभग 80 डिग्री से ज्यादा एंगल पर हों। इसमें मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, यहां तक कि प्लूटो और उनके मून्स भी शामिल हैं। इसके अलावा यह कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और मार्स के ऑर्बिट से बाहर के कई छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है।
JWST की इंफ्रारेड सेंसिटिविटी इतनी पावरफुल है कि यह काइपर बेल्ट के लगभग सभी नोन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकता है जो सौरमंडल के सबसे दूर और ठंडे हिस्सों में आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, अगर अचानक कोई रेयर घटना होती है जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन या गैमा रे बर्स्ट, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केवल 48 घंटे के अंदर अपना फोकस बदलकर उसे ऑब्जर्व कर सकता है। अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सही तरीके से काम करना है तो उसे बेहद ठंडा रहना जरूरी है, लगभग 50 केल्विन यानी 223 डिग्री सी के आसपास। क्यों? क्योंकि यह टेलीस्कोप इंफ्रारेड में देखता है, और अगर यह खुद ही गर्म हो गया तो इसकी अपनी ही हीट इसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टर्ब कर देगी। मतलब जिस सिग्नल को पकड़ना है वही खो जाएगा। इसीलिए JWST को एक खास शील्ड दिया गया है, सनशील्ड। ये सनशील्ड सिर्फ एक परत नहीं है बल्कि 5 बेहद पतली लेयर्स से बना है, इतनी पतली जितनी इंसान के बाल की मोटाई। हर लेयर खास मटेरियल से बनी है, कैप्टन, जिस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग है, और आउटर लेयर्स पर सिलिकॉन की एक्स्ट्रा कोटिंग, ताकि सूरज की हीट सीधे वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाए। इसका असर इतना पावरफुल कि इसे आप SPF 10,000 जैसा समझ सकते हो, यानी सूरज की गर्मी का लगभग पूरा असर रोक दिया जाता है। अब सोचो, सूरज, अर्थ और चांद तीनों एक तरफ हों और टेलीस्कोप हमेशा उनकी ऑपोजिट साइड में रहे। यही वजह है कि JWST को लग्रेंज पॉइंट L2 पर रखा गया है। यहां से सनशील्ड इन तीनों की रोशनी और गर्मी को एक साथ ब्लॉक कर सकता है, और टेलीस्कोप खुद हमेशा इस शील्ड की छाया में रहता है, एकदम स्टेबल, एकदम ठंडा। इस स्थिर तापमान का एक और फायदा है, मिरर परफेक्टली अलाइंड रहता है, क्योंकि थोड़ी सी भी हीट चेंज उसके शेप को बिगाड़ सकती है। यह सनशील्ड इतना बड़ा है कि खुलने के बाद इसका साइज एक टेनिस कोर्ट जितना हो जाता है, लेकिन लॉन्च के समय इसे कई बार फोल्ड करके एरियान 5 के अंदर फिट किया गया था। और हां, एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि टेलीस्कोप हमेशा शैडो में रहता है, तो ये एक समय पर सिर्फ करीब 40% आसमान ही देख सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी पोजीशन बदलता है, करीब 6 महीने में पूरा आसमान स्कैन कर लेता है। अब जरा धीरे धीरे अंदर चलते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के दिमाग की तरफ। इसका नाम है ISIM, यानी इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। यह कोई साधारण हिस्सा नहीं है, यही वह फ्रेमवर्क है जो पूरे टेलीस्कोप को जीवित रखता है। यहीं से मिलती है पावर, यहीं से होती है डेटा प्रोसेसिंग, यहीं से आती है कूलिंग, और यही देता है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। इसे आप JWST का कंट्रोल रूम समझ सकते हो, जहां से असली साइंस शुरू होती है। ISIM के अंदर लगे हैं 4 मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक का अपना अलग काम, अलग ताकत। सबसे पहले NIR कैम। NIR कैम यह JWST की आंख है। यह 0.6 से 5 माइक्रोन तक की लाइट देख सकती है, यानी विजिबल लाइट के किनारे से लेकर नियर इंफ्रारेड तक। इसमें लगे हैं 10 सेंसर्स, हर एक 4 मेगापिक्सल का। लेकिन यह सिर्फ तस्वीरें नहीं लेती, यह मिरर को फोकस भी करती है। हां, JWST के 18 मिरर सेगमेंट्स को परफेक्टली अलाइन करना, यही NIR कैम का काम है। अब आते हैं NIR स्पेक। NIR स्पेक, अगर NIR कैम आंख है तो NIR स्पेक साइंटिस्ट है। यह लाइट को तोड़कर बताता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, सब रिवील हो जाता है। और इसकी सबसे खास बात, यह एक साथ सैकड़ों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकता है। माइक्रोशटर नाम की टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे दरवाजे खुलते हैं और हर एक अलग ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं। अब सबसे ठंडा इंस्ट्रूमेंट मायरी, यह 5 से 27 माइक्रोन तक काम करता है, यानी डीप इंफ्रारेड। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, टेम्परेचर 6 केल्विन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 267 डिग्री, लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब। इसलिए इसे एक खास हीलियम कूलर से ठंडा रखा जाता है। मायरी हमें दिखाता है
सबसे ठंडी चीजें, डस्ट क्लाउड्स, फॉर्मिंग प्लैनेट्स और वो स्ट्रक्चर्स जो कहीं छिपे हुए हैं। अब आते हैं स्टेबिलिटी पर। एफजीएस और नाइरिस, फाइन गाइडेंस सेंसर और नाइरिस एफजीएस का काम है टेलीस्कोप को बिल्कुल स्टेडी रखना। स्पेस में हल्की सी भी हिलावट इमेज को खराब कर सकती है, तो एफजीएस हर मोमेंट ट्रैक करता है और टेलीस्कोप की डायरेक्शन को सही रखता है। वहीं नीरिस इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों करता है। और एक हिडन फीचर एनआईआर कैम और मिरी में लगे हैं कोरोनाग्राफ्स। ये ब्राइट स्टार्स की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उनके पास छिपे फेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे एक्सोप्लैनेट्स दिख सकें। जब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कोरियोग्राफी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उसके हर पार्ट का परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना। जैसे एक डांस में हर स्टेप टाइमिंग के साथ होता है, वैसे ही JWST में मिरर अलाइनमेंट, पॉइंटिंग, ट्रैकिंग सब कुछ एकदम सिंक में चलता है। अब यहां कनेक्शन आता है एक्सोप्लैनेट से, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह। समस्या क्या है? एक्सोप्लैनेट्स बहुत फेंट होते हैं और उनके पास जो स्टार होता है वो बहुत ब्राइट होता है। मतलब जैसे अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती को देखना, लेकिन उसके पीछे सूरज चमक रहा हो। JWST की कोरियोग्राफी काम आती है। सबसे पहले फाइन गाइडेंस सेंसर टेलीस्कोप को बिल्कुल स्टेडी रखता है ताकि स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी इमेज खराब न करे। फिर मिरर्स परफेक्टली अलाइन रहते हैं जो NIR कैम मैनेज करता है। अब आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, कोरोनाग्राफ। मिरी और NIR कैम के अंदर लगे कोरोनाग्राफ्स स्टार की तेज रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे हाथ से सूरज को ढककर पास की चीज देखने की कोशिश करना। और तभी उस ब्राइट स्टार के पास छिपा हुआ फेंट एक्सोप्लैनेट दिखने लगता है। लेकिन यह सब तभी पॉसिबल है जब टेलीस्कोप का हर पार्ट पॉइंटिंग, स्टेबलाइजेशन, लाइट ब्लॉकिंग, डेटा कैप्चर, परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन में काम करे। यही कोरियोग्राफी है। चलो एक रियल लाइफ जैसा सीन इमेजिन करते हैं। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से एक दूर के स्टार के पास छिपे हुए एक्सोप्लैनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा प्रोसेस समझो। सबसे पहले टारगेट सिलेक्ट होता है, एक ब्राइट स्टार जिसके आसपास एक फेंट एक्सोप्लैनेट होने की संभावना है। अब टेलीस्कोप को उस डायरेक्शन में पॉइंट करना होता है। यहां फाइन गाइडेंस सेंसर एक्टिव होता है। ये आसपास के गाइड स्टार्स को पकड़कर JWST को बिल्कुल स्टेडी रखता है, इतना स्टेडी कि जरा सी भी हिलावट इमेज को खराब न कर दे। अब जब पॉइंटिंग स्टेबल हो जाती है तो NIR कैम काम शुरू करता है, लेकिन सिर्फ फोटो लेना ही काम नहीं है। NIR कैम पहले मिरर सेगमेंट्स को परफेक्टली अलाइन करता है ताकि लाइट एकदम शार्प फोकस में आए। अब सबसे ट्रिकी हिस्सा, स्टार बहुत ब्राइट है और एक्सोप्लैनेट बहुत फेंट, तो NIR कैम अपने अंदर लगे कोरोनाग्राफ को यूज करता है, स्टार की रोशनी को ब्लॉक कर देता है और अचानक उस ब्राइट ग्लेयर के पीछे छिपा फेंट एक्सोप्लैनेट दिखाई देने लगता है। अब इमेज मिल गई, लेकिन हमें यह भी जानना है कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में क्या है। यहां एंट्री होती है NIR स्पेक की। ये लाइट को स्पेक्ट्रम में तोड़ता है और बताता है क्या उसमें वाटर वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर ऑब्जेक्ट और भी ठंडा है या डस्ट में छिपा है तो मायरी आगे आता है। मायरी डीप इंफ्रारेड में देखकर उस प्लैनेट की हीट सिग्नेचर और सराउंडिंग डस्ट को डिटेक्ट करता है और पूरे टाइम बैकग्राउंड में इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। पावर, डेटा, कूलिंग, कोऑर्डिनेशन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी चीजें देखी जो पहले पॉसिबल ही नहीं थी। सबसे पहले एक छोटा स्टार जो अपने बड़े स्टार के बहुत पास था, AB डोराडूस C। दोनों इतने पास थे कि अलग अलग दिखना मुश्किल था, लेकिन JWST ने खास टेक्निक से दोनों को अलग अलग देख लिया। फिर JWST ने एक एक्सोप्लैनेट L168 9b को स्टडी किया। यह एक छोटा गर्म प्लैनेट है जो एक रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास घूमता है।
JWST ने उसकी लाइट देखकर पता लगाया कि वह कैसा है। अब सबसे बड़ी बात, JWST ने बहुत दूर की गैलेक्सीज देखी, इतनी दूर कि हम उन्हें वैसे देख रहे हैं जैसे वे बिग बैंग के कुछ ही करोड़ साल बाद थीं। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि इतनी जल्दी बड़ी गैलेक्सीज बन ही नहीं सकती, लेकिन JWST ने दिखाया कि वे पहले से ही मौजूद थीं। एक खास गैलेक्सी JDES GS-Z4D0 इतनी दूर है कि हम उसे बिग बैंग के सिर्फ 190 मिलियन साल बाद की हालत में देख रहे हैं। फिर आया सबसे शॉकिंग पार्ट। JWST ने कुछ छोटी सी दिखने वाली गैलेक्सीज, लिटिल रेड डॉट्स, में बहुत बड़े ब्लैक होल्स ढूंढे। मतलब जब ब्रह्मांड नया नया था तभी इतने बड़े ब्लैक होल्स बन चुके थे। बात यह है, बिग बैंग के तुरंत बाद ब्लैक होल नहीं बने थे, लेकिन जितनी जल्दी बने वही शॉकिंग है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्लैक होल बनने में बहुत टाइम लगेगा। पहले स्टार्स बनेंगे, फिर वो मरेंगे, फिर छोटे ब्लैक होल्स बनेंगे और धीरे धीरे बड़े बनेंगे। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिखाया कि जब ब्रह्मांड अभी नया ही था तभी बहुत बड़े ब्लैक होल्स मौजूद थे। मतलब कुछ तो अलग हुआ है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि या तो ये बहुत तेजी से बने या सीधे गैस के बड़े क्लाउड कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन गए। बीच में स्टार वाला स्टेप स्किप। तो हां, बिग बैंग के बाद ही ब्लैक होल, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत जल्दी बन गए, जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। इसीलिए जेम्स वेब की यह खोज गजब है, जिसने सबको हिला दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का असली काम अभी शुरू हुआ है और आगे इसका फोकस ब्रह्मांड के उन सवालों पर है जिनका जवाब आज तक साफ नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा लक्ष्य है ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती समय को समझना, जब पहली गैलेक्सीज और पहले तारे बने। अभी जो ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी यह दिखा दिया है कि शुरुआती ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ। इसलिए आगे JWST उन और भी दूर और भी पुराने ऑब्जेक्ट्स को खोजने की कोशिश करेगा, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर इतनी जल्दी इतने बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बन गए। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है एक्सोप्लैनेट्स का स्टडी। JWST सिर्फ प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके एटमॉस्फेयर को डिटेल में एनालाइज कर सकता है। आगे इसका इस्तेमाल ऐसे ग्रहों पर होगा जो अर्थ जैसे हो सकते हैं, जहां टेम्परेचर और कंडीशंस लाइफ के लिए सूटेबल हो सकती हैं। यह टेलीस्कोप उन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करेगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं जीवन के संकेत मौजूद हैं या नहीं। एक और बड़ा लक्ष्य है स्टार फॉर्मेशन को गहराई से समझना। अंतरिक्ष में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डस्ट और गैस से ढके हुए हैं, जहां नए तारे और प्लैनेट्स बनते हैं, लेकिन ये एरियाज सामान्य टेलीस्कोप से साफ नहीं दिखते। JWST इंफ्रारेड में देखकर इन हिडन नर्सरीज को डिटेल में ऑब्जर्व करेगा, जिससे यह समझा जा सके कि स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स कैसे पैदा होते हैं और इवॉल्व करते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स पर भी खास ध्यान रहेगा। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस ने यह संकेत दिया है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत जल्दी बन गए थे, जो हमारी पुरानी थियोरीज से मेल नहीं खाता। आगे JWST इन ब्लैक होल्स के ग्रोथ और फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेगा कि क्या ये धीरे धीरे बने या किसी तेज प्रोसेस से अचानक विकसित हुए। JWST का एक और महत्वपूर्ण उपयोग गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझना है। यह टेलीस्कोप यह जानने में मदद करेगा कि गैलेक्सीज समय के साथ कैसे बदलती हैं, कैसे मर्ज होती हैं और कैसे उनमें स्टार्स और ब्लैक होल्स इंटरैक्ट करते हैं। इससे पूरी कॉस्मिक हिस्ट्री को एक कंटिन्यूअस कहानी के रूप में समझना आसान होगा। साथ ही यह हमारे अपने सोलर सिस्टम को भी नजरअंदाज नहीं करता। JWST आउटर प्लैनेट्स, कॉमेट्स और दूर के आईसी ऑब्जेक्ट्स जैसे काइपर बेल्ट के मेंबर्स को स्टडी करेगा, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारा सौरमंडल कैसे बना और कैसे इवॉल्व हुआ। बात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का फ्यूचर सिर्फ नई इमेजेस लेने तक सीमित नहीं है। और अंत में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखा रहा, यह हमें हमारी अपनी कहानी दिखा रहा है। एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है। हम जितना ब्रह्मांड को समझते हैं उतना ही यह और रहस्यमय होता जाता है। हर नई खोज एक नया सवाल खड़ा करती है। शायद जवाब कहीं दूर किसी गैलेक्सी में छिपा है,
या शायद वो जवाब अभी तक हमारी समझ से परे है। लेकिन एक बात तय है, इंसान की जिज्ञासा कभी रुकने वाली नहीं है, और जब तक यह जिज्ञासा जिंदा है तब तक खोज जारी रहेगी। क्योंकि अंत में यह सिर्फ सितारों को देखने की बात नहीं है, यह खुद को समझने की यात्रा है। इस तरह जेम्स वेब स्पेस रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आज की यात्रा यही समाप्त करते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।